आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्टोरेज क्लासेस को समझने वाले हैं। आपको स्टोरेज क्लासेस का मतलब नहीं भी पता हो तो आज इस वीडियो के बाद आप स्टोरेज क्लासेस पूरा सीख जाओगे। और अभी हम स्टोरेज क्लासेस को समझने से पहले कुछ चीज़ें सीखेंगे जो हमें अपने प्रोग्राम में आनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है स्टोरेज क्लास डॉट सी करके, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी क्योंकि आपके देखी हुई है, और कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी और हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं आती है। बट आज मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि स्टोरेज क्लास समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत स्कोप के बारे में समझना पड़ेगा। और हम अभी थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस कोड को। यहाँ पर हमने क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है। इस फाइल के अंदर डिफाइंड फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। और फिर हमने क्या करा है, इस चीज़ को अभी के लिए आप स्किप करो और आप इसके नीचे आओ और आप देखो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है और हमारा एंड में रिटर्न 0 है, और हमारा ये मेन फंक्शन यहाँ पे इतना ख़त्म हो गया। ये हमारा पूरा मेन फंक्शन है और इसमें हमने कुछ चीज़ें डिफाइन करी है। हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं और उन वेरिएबल्स का नाम रखा है ए और बी। इस प्रोग्राम में हम करना क्या चाहते हैं, इस प्रोग्राम में हम सम निकालना चाहते हैं। और सम तो बहुत इजीली भी आ सकता है, यहाँ पे हम सीधा a प्लस बी कर दें और फिर हमारा सम आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, और फंक्शंस को हम यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये थोड़ा अलग बनाया है प्रोग्राम सम के लिए। तो आप अभी देखो, यहाँ पर हमने printf किया है एंटर द वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद हमने स्कैन किया है और हमने a की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली है। फिर हमने प्रिंट करवाया एंटर द वैल्यू ऑफ b, और फिर हमने स्कैन करके यूजर से इनपुट करवा ली है वैल्यू b की। तो यहाँ तक हमने क्या करा, हमने दो वेरिएबल्स बनाए a एंड b, उनका टाइप इंटीजर है, और फिर हमने प्रिंट कराया कि एंटर वैल्यू ऑफ a, फिर हमने स्कैन कराई a की वैल्यू और ऐसे ही हमने b की वैल्यू एंटर करा ली। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला स्टेप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस स्टेप में हमने किया क्या है, हमने एक और वेरिएबल बनाया है और उसका नाम हमने सम रखा है, और उसको हमने एक वैल्यू असाइन करी है और उस वैल्यू में हमने क्या लिखा है, ऐड, और फिर ब्रैकेट के अंदर a और b, और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया है। ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये हमारा एक पूरा फंक्शन है। ऐड जो है हमारा, इस ऐड को हम एक फंक्शन बोलेंगे और हमने इस ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है और हमने उसमें दो वैल्यूज दी हैं a और b। तो यहाँ पर हमने a और b दिया है, तो यहाँ से ये a और b ले लेगा, और ये a और b हमारे इंटीजर टाइप होने चाहिए, यहाँ पर ये डिफाइंड है। तो ये चीज आप समझो, हमने ऐड फंक्शन को दो वेरिएबल्स दिए a और b जो इंटीजर टाइप के हैं, और वो मांगता भी दो ही वेरिएबल्स हैं a और b। तो वो जितने वेरिएबल्स मांगता है हमें वो वेरिएबल्स देने होंगे, तब हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐड फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर है, और हमने ऐड फंक्शन में किया क्या है, आप ये देखो, ऐड फंक्शन में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है c, और हमने c की वैल्यू असाइन कर दिया है a प्लस बी, और ये a प्लस बी वो होगा जो हमने a डाला था यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनपुट करेगा यूजर a और b, वो a और b हमारे जाएंगे इस फंक्शन कॉल में। इस फंक्शन कॉल में हमने a और b को डाला, तो ये a और b की वैल्यू गई यहाँ पर इंट a और b में, और ये फंक्शन फिर उस a और b को मैनिपुलेट करेगा। यहाँ पर अब क्या होगा, इंट c इक्वल्स a प्लस बी, और फिर यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, c। अभी तक हम क्या करते आए हैं, रिटर्न 0 करते आए हैं। यहाँ पर हम रिटर्न c नई चीज देख रहे हैं। रिटर्न c मतलब c एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर हमने देखा c एक इंटीजर है और इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो यहाँ पर हम रिटर्न c कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है पूरा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये दो इंटीजर वैल्यू लेता भी है। तो मतलब हम इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, और हम एक फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, और हमने इस फंक्शन को कॉल करा तो ये आपसे दो वैल्यूज मांगेगा, और आपने इसे दो वैल्यूज दे दी, तो ये एक वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, और वो वैल्यू हमारी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और वो रिटर्न वैल्यू सम को असाइन हो जाएगी। मतलब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी उसने सम किया और उस सम को रिटर्न कर दिया, और वो जो रिटर्न वैल्यू है वो इस फंक्शन कॉल की वजह से सम में चली जाएगी। तो हमारे सम में फाइनली क्या सेव होगा, a प्लस बी की जो कॉपी है वो हमारी सेव हो जाएगी। और फिर हम प्रिंट करा लेंगे द सम ऑफ परसेंटेज d
एंड परसेंटेज डी इस परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम ए बी और सम लिख देंगे और फिर हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। गाइस अभी आपको ये फंक्शन ठीक से समझ नहीं भी आया होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन टॉपिक नहीं है। फंक्शन टॉपिक हमें आगे पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ बस थोड़ा सा स्कोप रूल्स को समझाने के लिए। और स्कोप आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तो हम स्टोरेज क्लासेस पूरा अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में क्या है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ ए एंटर करेंगे, तो यहाँ मैं 30 डाल देता हूँ और यहाँ वैल्यू ऑफ बी मैं 40 डाल देता हूँ। तो हमारा जो सम है, द सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी नहीं आएगा, यहाँ पर 30 एंड 40 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लगा कर ए और बी की वैल्यूज दे दी थी। तो यहाँ पर 30 और 40 आ जाएगा इस 70। तो ये हमारा फंक्शन रन हो गया है। और इस फंक्शन को हमने कैसे रन कराया है, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड बनाया है और मेन के बाद ये एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड हमने यूज किया है। हमने इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया है और उसके बाद उसकी वैल्यू हमें सम को असाइन कर दी है। तो इस चीज से हमें पता क्या चला, हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी फंक्शन होता है। मतलब जो मेन फंक्शन है वो हर प्रोग्राम में होगा, और उसके बाद आप कितने भी फंक्शंस बनाओ, उनको कितनी भी बार कॉल करो, कहीं भी कॉल करो, उससे प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि आपको मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। फंक्शंस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आप ये सिंपल फंक्शन समझ लो। मैं यहाँ पर आपको और कुछ छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आप उन सब चीजों को आगे यूज करने वाले हो। जैसे अभी यहाँ पर हमने ए और बी लिखा था, और हमने जो सम है, यहाँ पर जब हमने सम फंक्शन बनाया था तो वहां पर भी हमने इंट ए और बी लिखा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि ए या बी ही रहे। यहाँ पर हम एक्स और वाई या फिर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। कुछ भी नाम हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम एक्स प्लस वाई कर देंगे और अभी हम इसे ऐसे यूज करेंगे तो भी ये रन हो जाएगा। ये मांग रहा है एक्स और वाई, ये इन नाम से इसे फर्क नहीं पड़ता। इसे इस चीज से फर्क पड़ता है कि हाँ आपने एक इंटीजर मांगा और यहाँ पे आपने एक इंटीजर दिया। तो ये एक्स और वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर ए और बी है, तो इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं इसे रन कराऊंगा, तो हमने इसे रन कराया तो ये वैसे ही रन हो गया है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए हम एंटर कर देंगे 23 और बी की वैल्यू हम 4 कर देंगे और हमारा सम 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कोई भी नाम हो, नाम में कुछ नहीं रखा। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनमें जो वेरिएबल्स बनाएंगे, और बस उस फंक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। इन दोनों फंक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, इनका बस इतना ही रिलेशन है कि यहाँ पर हमने एक ऐड फंक्शन जो है, ये जो ऐड फंक्शन है उसे हमने कॉल कर लिया अपने मेन फंक्शन में और उसे दो वैल्यूज दे दी, दो इंटीजर वैल्यूज दे दी, ए और बी। और उन ए और बी की वैल्यूज एक्स और वाई में कॉपी हो जाएगी और फिर एक्स और वाई प्लस होके सी हो जाएगा, और सी जो है हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ रिटर्न सी होगा तो ये जो रिटर्न वैल्यू होगी वो सम में आ जाएगी, मतलब सम में असाइन हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर सम को एक्सेस करके परसेंटेज डी से यहाँ पर हम सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप सम नहीं भी लिखो, यहाँ पर सीधा ऐड फंक्शन को कॉल कर दो आप, ठीक है, और ये वाली लाइन पूरी हटा दो, हमें ये वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर भी आप सी वेरिएबल मत बनाओ, सी वेरिएबल ना बना के आप सीधा यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दो। यहाँ एक्स प्लस वाई आपने कर दिया तो ये फिर भी रन हो जाएगा, क्योंकि इसे मतलब है इंटीजर वैल्यू से। यहाँ पर रिटर्न क्या करनी है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू तो एक्स प्लस वाई भी होगी, क्योंकि दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो फिर रिटर्न वैल्यू भी एक इंटीजर ही है, तो हमने सीधा रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दिया, हमने सी वेरिएबल नहीं बनाया। और अब यहाँ पर क्या किया, हमने सीधा यहाँ पर ऐड को बुला लिया, मतलब ऐड फंक्शन को हमने सीधा ही प्रिंटफ में बुला लिया है। और यहाँ पर हमने नया वेरिएबल नहीं बनाया सम, और ऐसे ही ये कॉल हो भी जाएगा। अब हम इसे फिर से रन कराएंगे, तो यहाँ पर ये रन हो गया है। यहाँ 23 की जगह 34 लिख दो, 34 और 3 लिख दो, तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा फंक्शन। अब हम इस वीडियो में स्कोप और स्कोप रूल्स के बारे में समझेंगे, और फिर कमिंग वीडियोस में हम स्टोरेज क्लासेस को अच्छे से शुरू कर देंगे। तो अभी हम स्कोप रूल्स देखना चाहते हैं, तो ये चीजें हटाते हैं। और मैंने फंक्शन के बारे में अभी इसलिए बताया
क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे फंक्शन को तो आपको थोड़ा बहुत पता हो कि हाँ फंक्शन हम एक से ज्यादा बना सकते हैं, फंक्शन क्या होता है और हम कैसे उसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और इसमें हम स्कोप रूल्स को भी समझ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसे भी हटा देते हैं। फंक्शन हमने समझ लिया है, अब हमें यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब समझना है और उनका जो स्कोप होता है उसके बारे में समझना है। स्कोप क्या होता है हमारा? स्कोप ऑफ अ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल को हम कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर उसे एक्सेस करके उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर इंट ए और बी बना रखे हैं, यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट परसेंटेज डी किया हमने, परसेंटेज डी में हमने ए की वैल्यू डाल दी और अब इसे सेव करा के रन कराओ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी एक ट्रैश वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी एक ट्रैश वैल्यू आ गई है, ये देखो आप, ठीक है, क्योंकि हमने ए में अभी कुछ असाइन नहीं किया था। अब हम इसे 100 दे देंगे वैल्यू, हमने इसे 100 वैल्यू दे दी। अब इसे फिर से रन कराओ। अब इसे आपने फिर से रन कराया तो आप यहाँ पर देखो आपका आउटपुट आएगा 100, ठीक है। अब आपने एक नई चीज यहाँ पर करी, यहाँ पर आप a फिर से बनाओगे और a की वैल्यू आप 200 रखोगे यहाँ पर और आप इसे सेव करो। अब मैं इस a और इस a में डिफरेंस आपको बताता हूँ। ये जो a है ये आपका लोकल वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल किसके लिए है? ये a मेन फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है। दिस a वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल टू द मेन फंक्शन। मतलब क्या है, इस मेन फंक्शन की जो कोड बॉडी है इसके अंदर हमने ए बनाया है ये, तो ये ए इसके लिए लोकल हो गया। और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। बट यहाँ पर हमने प्रिंट कराया है तो हमारी वैल्यू 100 प्रिंट क्यों हुई है? 100 प्रिंट इसलिए हुई है क्योंकि लोकल वेरिएबल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं वो डिफाइंड होते हैं इनसाइड द कोड बॉडी। जब भी हम किसी वेरिएबल को कोड बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल होता है। हम इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और हम देखेंगे हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, मैं ये लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसे। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है वो डिफाइंड आउटसाइड द कोड बॉडी होता है। ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इनका डिक्लेरेशन हम करते हैं इस stdio.h के नीचे। इसका मतलब ये है कि हम जो प्री प्रोसेसर कमांड्स यूज करते हैं उनके नीचे हम ग्लोबल वेरिएबल्स को बनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द ग्लोबल वेरिएबल्स। आप ये चीज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए ए और इन वेरिएबल्स को हमने देखा कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक होता है लोकल वेरिएबल। अभी आप ये देखो, यहाँ पर मैं इंट ए कर दूंगा और इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा। मैं अभी इसे प्रिंट कराऊंगा तो एक एरर आएगा कि हमने रीडेक्लेरेशन ऑफ ए किया है विद नो लिंकेज। इसका मतलब क्या, जब हम एक कोड ब्लॉक में, मतलब ये मेन का कोड ब्लॉक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर जितना भी आपको कोड दिख रहा है ये मेन का कोड ब्लॉक है। और इस मेन कोड ब्लॉक में हम एक बार दो वेरिएबल को सेम नाम से डिफाइन नहीं कर सकते और हमने ऐसा किया तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। तो इस चीज को हम हटाएंगे। और ये चीज तो हमने पहले भी देखी थी कि हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते और जब हम वैल्यूज नहीं देते तो ट्रैश वैल्यूज होती है। तो अभी हमने कुछ बेसिक चीजें समझी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम लोकल वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज देखने वाले हैं। आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने एक और कोड सेगमेंट बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इंट ए डिफाइन कर दिया और यहाँ पर ए की वैल्यू भी आप दे दो 20। अब आप देखो यहाँ पर हमने फिर से ए को डिक्लेयर किया है लेकिन हमने एक अलग बॉडी में डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा 100 प्रिंट हो गया है। और अभी आप इसको फिर से प्रिंट भी करा लो, इस कोड बॉडी में जब आप प्रिंट कराओगे परसेंटेज डी और यहाँ पर आप ए दे दोगे तो ये जो हमारा प्रिंट होगा ये वो 100 होगा। यहाँ पर बैकस्लैश n लगा लेता हूँ, नई लाइन में आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर नई लाइन में हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने सेव नहीं करा था। अब सेव करके मैं इसे रन कराऊंगा
तो ये देखो यहाँ पर 20 और 100 अलग अलग लाइन में आ गया है। पहले हमने ए 20 को प्रिंट कराया, फिर हमने ए 100 को प्रिंट कराया। मान लो यहाँ पर ए नहीं है, इस ए को आप हटा दो, ठीक है। अब आप इन चीजों को प्रिंट करा कर देखो तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 और 200, ठीक है। जो पहला ए है वो रीड कर लेगा 20, क्योंकि ये अपने ही कोड ब्लॉक में पहले सर्च करता है। जब हम यहाँ पर a को बुलाते हैं तो ये पहले एक लोकल वेरिएबल को सर्च करेगा, मतलब उसी कोड ब्लॉक के अंडर वो ढूंढेगा कि यहाँ पर हमारा a है या नहीं है। और अगर उसे a मिल गया तो वो उसे प्रिंट करा देगा, क्योंकि उसे वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है हमेशा। और मान लो अगर a नहीं मिला तो वो बाहर वाले को प्रिंट करा देगा जो एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये जो दूसरा printf है इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं उस नाम का, वो इस कोड ब्लॉक के अंदर है। तो ये इसे एक्सेस नहीं करेगा, पहले ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। और अब आप देखो, मैंने यहाँ से भी ये 20 हटा दिया, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएंगे। अब हमने यहाँ पर प्रिंट कराया तो यहाँ पर 200 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने ग्लोबल वेरिएबल्स को रीड कर लिया। तो आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स अच्छे से समझ आ गए। आगे हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने ये इंट्रो इसलिए दिया है और थोड़ा सा आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं आपको स्टोरेज क्लासेस समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरेज क्लासेस समझाऊंगा। उसके आगे हम जो फंक्शंस हमने समझे हैं, लोकल वेरिएबल समझे हैं, ग्लोबल वेरिएबल समझे हैं, इन्हें हम अपने पूरे कोर्स में यूज करते रहेंगे और इन चीजों को मैं आपको समझाता रहूंगा, तो आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो गाइस आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है वो आपको समझ आई हो, और आगे वाली वीडियो में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।